अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके कायनात के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसको आसान कर सकते हैं। और कभी मत भूलें, हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट होती है। किसी की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और उसको कम भी नहीं समझें। अगर अच्छी बात नहीं लगती किसी की, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, थोड़ा सा काम डाउन करें, फिर जाकर सिचुएशन से डील करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो 38 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 22 डिग्रीज रहेगा। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, बिल्कुल लाइट सी हवा चल रही है और ज़्यादातर गर्म हवा ही चल रही है। और विजिबिलिटी की बात करें तो हल्की सी स्मोक की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आपको पता है हमारी एनवायरनमेंट फैसलाबाद शहर की काफ़ी इंपैक्ट हो गई है, काफ़ी ख़राब हो गई है। इस वजह से इवन गर्मी के अंदर भी आपको धुआं जो है वो हवा में ज़रूर महसूस होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की, तो 5 है और काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। पिछले कुछ महीनों में कलेक्टिवली हमें इतनी हाई यूवी इंडेक्स नहीं नज़र आई है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं 4 बजे तक, तो लाजमी सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। और गर्मी यूजुअली जितनी होती है उससे ज़्यादा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें और सर को कवर करके, स्पेशली धूप के वक्त अगर आप बाहर जा रहे हैं, दिन के वक्त बाहर निकल रहे हैं, तो सर को कवर करके बाहर निकलें और कोशिश करें कि छाँव के एरियाज़ में रहें। कहीं भी बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगने लगती है तो जल्दी से कोशिश करें कि ज़रा थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएं और अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बाहर कर लें, क्योंकि हीट वेव प्रिडिक्ट की जा रही है ज़्यादातर पाकिस्तान के शहरों में। साथ ही साथ आपको पता है कि हम हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, जब आदमी दुनिया से जाता है तो उसके माल के साथ कितने हुकूक मुताल्लिक़ हो जाते हैं। तो शरीयत मुतहरा का ये हुक्म है, जब आदमी दुनिया से चला जाए तो उसके माल में से सबसे पहले अगर कोई वारिस या कोई शख्स तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्चा अदा न करना चाहे तो इस मरहूम के माल में से तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्चा अदा किया जाएगा। तजहीज़ व तकफ़ीन का, कफन दफन का ख़र्चा सबसे पहले इस मरहूम के माल में से अदा किया जाएगा। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि एक दिन आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। हमारे यहाँ ये होता है कि विरासत तकसीम की जाए, नहीं, सबसे पहले मरने वाले के माल के साथ जो 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं, सबसे पहले उसके माल में से दरमियाने दर्जे का ख़र्चा किया जाएगा, कफन दफन का। अगर कोई वारिस ना देना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी अहकामात शरइया पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहें एज अ पर्सन और अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्रोफेशनल ग्रोथ या वैसे करियर ग्रोथ के साथ कभी भी उसको लिमिट नहीं करें और पर्सनली भी ग्रो करते रहें, प्रोफेशनली, करियर वाइज, फाइनेंशियली, जिस तरह से भी हम चाहते हैं, हमेशा अपनी ग्रोथ को एक्सेप्ट करते रहें। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। एंड ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि वकास और अवैस दोनों ही हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आज हमारे साथ वकास पहले मौजूद हैं। वकास से बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? फातिमा, ट्रैफिक की सूरत हाल जो है आज के दिन के लिए शहर में काफी गंभीर रहेगी, चूंकि जामिया चिश्तिया चौक जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है जो वासा का जारी था सरगोदा रोड पे, वो जामिया चिश्तिया चौक तक पहुंच चुका है, जिसके बायस न सिर्फ सरगोदा रोड बल्कि मिल्लत रोड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद हो चुका है। चूंकि जिन्होंने लारी अड्डा जाना है या लारी अड्डा से बजरिया जामिया चिश्तिया चौक शेखुपुरा रोड पर टर्न लेना था, ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, तो मुतबादल रूट प्लान जो है वो बड़ा जामिया तरीके से दिया गया है इस बार के लारी अड्डा से शेखुपुरा रोड पर जाने वाली ट्रैफिक जो है वो पहले जेल रोड को लिंक करेगी और जेल रोड के बाद जो है वो इलाइड मोड़ से होते हुए शेखुपुरा रोड तक पहुंचेगी। इसी तरह अगर बात की जाए मोटरवे या सरगोदा और चनियोट जाने वाली ट्रैफिक की,
तो वो तमाम तर ट्रैफिक जो है जेल रोड से होते हुए इस्माइल रोड की जानिब से मोटरवे पे जाएगी, क्योंकि सरगोदा रोड जो है वो मोटरवे से लेके बोले की झुग्गी तक जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे की बोले की झुग्गी से लेके जो है लारी अड्डा तक जो है वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, जहाँ पे वासा की जानिब से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ रोड पे अगर हम बात कर लें, जैसे हमारा जंग रोड है, तो जंग रोड की एक साइड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है, और साथ साथ जो है समुद्री रोड की एक साइड जो है उसको भी रोशन वाली जाल के बाद जो है तामीराती कामों की वजह से एक तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि आज शहर की अंदरूनी और बैरूनी सड़कों पर जो सफर करने वाले शहरी हैं उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि वो इंतहाई एहतियात करें और किसी भी हादसे जो है वो बचे रहें। बिल्कुल। वकास, कैनाल रोड के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ जड़ावाला रोड का भी ज़रूर बताइएगा। हाँ बिल्कुल फातिमा, जड़ावाला रोड पे जो है तामीराती काम शुरू होना अभी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है खासतौर पे अगर हम बात करें मकुआना से टुवर्ड जड़ावाला, तो सड़क जो है वो खस्ता हाल होने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर है। जबकि इसके साथ साथ कैनाल रोड का आपने जिक्र किया, जो फैसलाबाद का एक अहम रोड है, तो कैनाल रोड पर भी ये कहा जा सकता है कि कश्मीर पुल के मुकाम पे सुबह स्कूल असम्बली के वक्त भी सूरत हाल जो है मुश्किल थी, और इसी तरह जो है स्कूल की छुट्टी के औकात कार में भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी सुस्त हो जाती है। स्पेशल ट्रैफिक असिस्टेंट्स जो है यहाँ पे तैनात किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी का तसलसल जो है वो जारी रह सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि सरगोदा रोड रिपेयर हो रही है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से मोस्टली अगर आप स्पेशली चिन्योट की तरफ मोटरवे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स तो होती हैं जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, और सफ़र वैसे ही गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप डेफिनेटली ट्रैवल करें, एक्स्ट्रा टाइम अपने पास ज़रूर रखें और कोशिश करें कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। अगर कहीं पर आपको किसी भी वजह से रुकना पड़ता है या आपको आहिस्ता चलना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रैफिक का काफ़ी बर्डन पड़ जाता है जब भी कोई एक रोड ब्लॉक की जाती है, जब डाइवर्शन करते हैं तो उसी तरह से वो डिफरेंट रूट्स जो हैं वो क्राउडेड आपको महसूस होने लगते हैं, ट्रैफिक जाम्स का भी आपको नजर आते हैं और डिफरेंट तरह के एक्सीडेंट्स इस सिचुएशन में पेश आ सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी स्पीड लिमिट में रहें, अपनी लेन में रहें और बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चलाएं, ना अपना नुकसान करें ना किसी और का नुकसान करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है कि हम डिफरेंट फैसलाबाद शहर से रिलेटेड इशूज़ पर ज़रूर बात करते हैं और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेकर आएँ और एक डिस्कशन को हम जनरेट कर पाएँ। कभी भी क्रिटिसिज्म हमारा पर्पस नहीं होता, इंटेंशन नहीं होती, और जब तक आप बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ ला सकेंगे। फैसलाबाद शहर के हवाले से इंडस्ट्री जहाँ पर एक तरफ हमें एक्सपोर्ट्स में ग्रो करती हुई नजर आई, वहीं पर हमारे पर इम्पोर्ट का भी उतना ही बर्डन है। रॉ मटेरियल्स ज़्यादातर, जिस तरह से पेंट की अगर हम बात करें या डिफरेंट डाइज की हम बात करें, तो आज भी वो पाकिस्तान में बनाई नहीं जा रही हैं और हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि कॉटन हमारा एक कैश प्लांट होने के बावजूद हम इतनी शॉर्टेज एक्सपीरियंस करें कि हमें उसे भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स हमारे कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसका इशू होता है। इसमें कहते हैं कि माफिया का काफ़ी रोल है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से क्रैक डाउन किया जाएगा, हमारी इंडस्ट्री पे इंप्रूवमेंट कहाँ पर लाई जाएगी। टेक्सटाइल पॉलिसी की भी बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं उतनी तेज़ रफ्तारी से नज़र नहीं आ रही होती हुई जितनी तेज़ रफ्तारी से होनी चाहिए। और मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान आज इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ फैसल मियांदाद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं मियांदाद फैब्रिक्स एंड सूटिंग्स के। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। फैसलाबाद शहर की बात करें तो हमारी पहचान ही हमारी इंडस्ट्री से है और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हमारी इंडस्ट्री प्ले करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर भी। जो करंटली फजील सिचुएशन है पॉलिटिकल डायनामिक्स को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि रेट्स को काबू में रखा जाए, क्या इससे इंडस्ट्री को किसी तरह का फायदा होगा? देखें, जो आपने सियासत की बात की है वो तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि सियासत में एक नया मोड है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। उसमें तो उसमें भी आपके जो कारोबार हैं वो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट जो है उसको ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो ये फिर जो पूरे मुल्क के ऊपर असर होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहे आपके अपने मुल्क के हों या फिर बाहर के ममालिक के हों, जो भी कारोबारी बंदा होगा वो सबसे पहले ये सोचेगा कि इस मुल्क के हालात पहले ठीक हो जाएं, उसके बाद फिर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो उसकी वजह से तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन उससे पहले की जो हालात हैं उसमें
कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से कारोबार जो है वो मुतासर रहे। पिछले 3 साल को अगर आप कंपेयर करते हैं उससे पिछले 5 सालों से तो यकीन करें कि वो हालात जो हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करते हैं, फैसल साहब यहाँ पर बैठे हैं, जो भी आप बात स्टार्ट करेंगे हर बिजनेसमैन की बात होती है स्टार्ट के जी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रॉ मटेरियल, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो डबल से भी ऊपर हो चुकी हैं। आप सिर्फ ये देखें कि अगर एक बंदा है वो अपना कोई प्रोडक्ट अपनी सेल करता है 10 रुपये या 20 रुपये उसने अगर फ़ायदा उसमें से उठाया, तो अगली दफ़ा जब वही प्रोडक्ट उसने तैयार करनी है उसके लिए उसने रॉ मटेरियल लेने जाना है, तो जो उसकी बचत है वो उसकी उस ख़रीद में ही चली जाती है। इस हद तक जो वो आपकी रेट्स हैं वो हर चीज़ के बढ़ चुके हैं। जैसे आपने कहा है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, रॉ मटेरियल है जो कि हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल हमारी में होते हैं लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर नहीं बनाए जाते। ये भी एक हमारी नाकामी है। हमारी इंडस्ट्री को हम इस वजह से भी इंडस्ट्री में बूम नहीं ला पा रहे कि जो ऐसे केमिकल्स जो ज़रूरी हैं आपकी एक्सपोर्ट के लिए, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो आप हमेशा से बाहर के ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो आपका इंपोर्ट ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आपका डॉलर सस्ता होगा आपके मुल्क के अंदर। आपकी एक्सपोर्ट का ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए। आप कोशिश ये करें कि ठीक है आपने इस दुनिया में हर जो भी आपके साथ चलने वाले ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड करनी है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप किसी को कहते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट अच्छी है हमसे ख़रीदें, वो भी आपको कोई ना कोई अपनी चीज़ देंगे कि आप भी हमसे ये चीज़ ख़रीदें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप केमिकल्स फैक्ट्रियाँ, कोई ऐसा एरिया पाकिस्तान के अंदर वो आप डिसाइड करें कि इस एरिया में सिर्फ केमिकल फैक्ट्रियाँ लगेंगी जो कि माहौल को भी आलूदा ना करें, रहायशी आबादियाँ जो हमारी हैं वहाँ पे वो फैक्ट ना करें। आप ऐसे केमिकल्स जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडस्ट्री के अंदर वो आपकी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगनी चाहिए। रॉ मटेरियल आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बने, आपको इंपोर्ट ना करना पड़े कुछ भी। जब आपके मुल्क के अंदर ये तमाम तर चीज़ें आपको मिलेंगी तो यकीन करें कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनके साथ फिर ही कम्पिटेट कर सकेंगे, वरना आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। आपके रेट हमेशा आपके कॉम्पिटिटर्स से ऊपर होते हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है कि उनकी निस्बत पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी होती हैं, और बाहर लोग यूरोप में आप जाके देख लें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग पाकिस्तान की प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट समझा जाता है, बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन आपके रेट्स जो हैं वो उनसे ज़्यादा होते हैं। अगर वो चीज़ आपकी स्टोर्स में पड़ी देखते हैं, जाहिर सी बात है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वो भी जाते हैं उधर, जब आपके पाकिस्तान की चीज़ देखते हैं उनका इतना तजुर्बा होता है कि वो आके अपने मुल्क में वैसी चीज़ बना के कम रेट में जाके इंटरनेशनल मार्केट में दे देते हैं। फिर आप ये बताएं कि अगर आप खुद ही कोई चीज़ खरीदने जाएं आपको सेम चीज़ 10 या 20 रुपए कम मिलेगी तो आप 10-20 कम वाली लेंगी, और एज अ बिजनेसमैन आई थिंक दैट इज व्हाट यू लुक फॉर कि आपको कहाँ पे कम प्राइसेस मिल रही हैं, चाहे कुछ रुपीस का ही डिफरेंस क्यों ना हो, ये बिजनेस में बहुत मैटर करता है। क्या आप एग्री करते हैं कुछ प्राइस डिफरेंस की वजह से ही इंडिया कंपटीशन में हमसे आगे? बिल्कुल एग्री करता हूँ इनके साथ। इसकी एग्जांपल एक बहुत अच्छी है कि चाइना ने अपने विद इन चाइना उन्होंने फाइबर प्लांट्स इतने ज़्यादा लगा लिए हैं जिसकी वजह वो ऐसी है जैसे हमारे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है ना, पावर लूम इंडस्ट्री है, इसी तरीके से उन्होंने रॉ मटेरियल के कारखाने इतने ज़्यादा लगा लिए हैं कि वो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही चीज़ है कि रॉ मटेरियल्स के फैक्ट्रीज पाकिस्तान में ही लगनी चाहिए। वो लग उस वक्त सकती हैं जब गवर्नमेंट स्टेबल हो, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से दे। और आप क्योंकि इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो कि अभी भी हम, एक तो केमिकल्स हैं, डाइज हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल्स में सबसे बेसिक जो है वो आपकी रॉ कॉटन है, जो कि हमारा तकरीबन 50% एरिया हमने ख़त्म कर लिया है। और इसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर में नो डाउट कि हम पहले लीडर होते थे, अब उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हमने इतने ज़्यादा किए। कोई प्रोडक्शन की इंक्रीज होने की जो डबल प्रोडक्टिविटी हो जाए, जिसके साथ डबल ना सही कम से कम 30% 50% बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ाई हमने, बल्कि हमने एरिया भी कम कर दिया। और हम लेटेस्ट
टेक्निक्स नहीं और है हमारे रिसर्च पास। में आई थिंक हम बिल्कुल, रिसर्च R&D हमारी बहुत ज्यादा कमजोर है रॉ मटेरियल, खासतौर पे कॉटन के बारे में। और इसके अलावा मैं जो दो चीजें और ऐड करूंगा, वो एक इलेक्ट्रिसिटी है, जो गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है कि पिछले 6 मंथ में शायद वो डबल कर दी है, इतनी ज्यादा इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी में आई है। इसके अलावा गैस है, गैस तो हमें पिछले 4 माह में मिली नहीं, जो मिली है वो इतनी ज्यादा कॉस्ट पे मिली है कि वो मैच ही नहीं होती, और जब ये ही नहीं पता होता था किस टाइम पे मिलनी है किस टाइम पे नहीं मिलनी। ये 3-4 चीजों ने ना हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। खासतौर पे मैं अब यान के बारे में आपको बताऊं तो यान का बैग पिछले साल, जो एक पीवी यान का मैं बात कर रहा हूं, वो 15,000 का एक बैग था, आज वो 30,000 का एक बैग है। कॉटन का 60 सिंगल कॉटन का 1.5 साल पहले 30,000 का बैग था, आज वो 60,000 का बैग है। पीसी जो था एक 30 पीसी, उसका 20,000 का बैग था, आज वो 35,000 का बैग है। यानी कॉटन ना होने की वजह से, कॉटन शॉर्ट होने की वजह से, पिछले साल कॉटन शायद 7,500 से 10,000 पे थी, आज वो 20,000 से भी ऊपर गई हुई है। रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट अनस्टेबल इतनी ज्यादा रही है कि जिसकी वजह से वो टेक्सटाइल की कोई पॉलिसी ही नहीं दे सकती। अच्छा, ये अनस्टेबिलिटी जो कि हमने बार बार देखी है इस दौरानिए में, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है पोटेंशियली, स्पेशली इंडस्ट्री से रिलेटेड? एक्चुअल ये हुआ है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रॉपर, जैसे जो टेक्सटाइल से रिलेटेड बंदा हो ना, वो इनकी टीम में नहीं था। देखें, गौहर इजाज साहब कहते रहे कि जी ये चीज हमें प्रोवाइड कर दें, ये चीज कर दें, हमें इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, वो सारा कुछ कहते रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में। बिल्कुल। फजील, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्यों गवर्नमेंट सही लोगों को आगे नहीं ला सकी इस दौरानिए में, और अब हम जहाँ पर और हालात बिगड़ते हुए देख रहे हैं, इस सिचुएशन में इंडस्ट्री के पास ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं, और क्या हमारी जो ग्रोथ हमने देखी है एक्सपोर्ट्स में, क्या हम पोटेंशियली उसको दोबारा कम होते हुए देखेंगे? देखें, जो एक्सपोर्ट में हमारी ग्रोथ हुई थी, वो हमारे पास एक तो गोल्डन चांस था कि हम पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते थे एक्सपोर्ट में, हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत अच्छा चांस था, लेकिन हमने वो बदकिस्मती समझ लें हमारी कि हमने खो दिया। वो वक्त था जब बांग्लादेश इंडिया बंद था, पूरा बंद था, सिर्फ पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जा रही थी, और तब अगर हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप्स लेती, वो मेहनत करती, जाहिर सी बात है जैसे फैसल भाई ने बताया कि कोई टेक्सटाइल से मतलब बंदा ही नहीं था उनके पास जो इस फील्ड को समझ सकता। अगर ऐसा बंदा उनकी टीम में मौजूद होता तो वो जाहिर सी बात है ऐसे स्टेप्स लेता कि आज हमारी एक्सपोर्ट बजाय इसके कि जो एक बूम आया था वो नीचे आ रही है, वो और ज़्यादा ऊपर जाती। लेकिन बात वही है कि जब तजर्बाकार बंदा होगा तो वो अच्छे स्टेप्स लेगा। जब आपके पास बंदा ही एक्सपीरियंस जिसको है ही नहीं इस फील्ड का, आप उनको मिला के बिठा के उनसे फैसले करवाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे ये आप जो आपके सनतकार हैं, आप उनसे कोई मशवरा नहीं लेते, आप उनको किसी फैसले में बैठाते नहीं हैं, उनसे पूछते कुछ नहीं है कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट को ऊपर ले जा सकते हैं। और हर मुल्क का यही आप देख लेंगे, और जिसकी भी मईशत मुल्क की स्ट्रॉन्ग होगी सिर्फ उसकी एक्सपोर्ट की वजह से होगी। चाइना इस वक्त दुनिया में क्यों उभरता जा रहा है, उसकी एक्सपोर्ट्स हर लेवल की चीज़ वो दे रहा है पूरी दुनिया को। जिसे अच्छी से अच्छी चीज़ चाहिए वो उस मुल्क को वो दे रहा है, जिसे बहुत नीचे दर्जे की चीज़ चाहिए उसको भी दे रहा है। किसी मुल्क में उसका इनकार नहीं है कि नहीं इस लेवल की चीज़ नहीं है हमारे, हर चीज़ वो दे रहा है। उनकी कामयाबी का राज भी यही है कि वो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग की है। और यकीन करें कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो वो अगले 30-40 साल के लिए प्लानिंग करते हैं। उनकी इस हद तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं कि हमने अगले 40 साल में क्या क्या करना है, हमने कैसे अपनी इंडस्ट्री को, अपने कारोबारी तबके को कैसे ऊपर लेके जाना। आपके पास तो पूरे 5 साल के लिए पॉलिसी नहीं बन पाती कि जो पूरे 5 साल ही एक पॉलिसी चल सके। जो भी गवर्नमेंट आती है वो पूरे 5 साल के लिए आती है ना,
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले आप स्टेप ही एक आप डेवलप करें टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि बिल्कुल। एटलीस्ट उस गवर्नमेंट की दौरानिए के लिए तो इम्प्लीमेंट की जा सकती हो। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज इंडस्ट्री के डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे। हमारा आज का फोकस टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर रहा। साथ ही हमने बात की इंपोर्ट्स के हवाले से, स्पेशली रॉ मटेरियल और इवन कॉटन एक्सपोर्ट, जो कि हमें इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए इन द पास करना पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स उम्मीद यही होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक फर्म टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई जाए और कॉटन की शॉर्टेज जो कि हमें हर साल एक्सपीरियंस करनी पड़ी है, इन दोनों चीज़ों को काम करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ इन्फ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि अब हम अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन की तरफ आ जाएं। फजील, हमने पिछले कुछ सालों में प्राइसेस को 200 से 300% बढ़ते हुए देखा है। उसका इंडस्ट्री पर जो इम्पैक्ट हुआ है वो भी हमारे सामने है। और अब हम एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम ही हुई हैं। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है जहाँ पर गवर्नमेंट एक फोर्स्ड पैसों पे रखने की कोशिश कर रही है पेट्रोल प्राइसेस को, चाहे वो 150 रुपीज़ पर लीटर, इफ आई एम करेक्ट, अभी प्राइस स्टैंड करती है, जो कि 160 से कम की गई थी। क्या इससे ऐसे सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएंगे जो कि एक फेक या एक पर्सोना क्रिएट करें कि महंगाई नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअल में ग्लोबली तो महंगाई भी है। देखें, जो महंगाई की बात है, अगर सिर्फ आप जैसे हमारा टॉपिक है आज इंडस्ट्री का, तो आप कॉटन की सिर्फ बात करें तो पिछले साल जो पिछला सीज़न था वो हमारे पास कॉटन थी तकरीबन 60 लाख बेल्स जो हमारी पैदावार हुई थी। इस दफ़ा हमने उसको थोड़ा हमने इम्प्रूव किया, तकरीबन हम 80 लाख बेल या 85 लाख बेल के करीब गए हैं। कॉटन की हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुई, पैदावार हमारी ज़्यादा हुई। तो लेकिन इसके बावजूद जो कॉटन के रेट्स हैं वो आपने देखा कि बढ़ते नज़र आए। कॉटन की प्राइस फ़ी बैग 15,000 से तकरीबन आप ये कह लें कि 30,000, 32,000, 35,000 तक बैग की चली गई प्राइस। तो अभी तो मौजूदा जो हैं वो, अभी फैसल भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे तकरीबन को 4-4, 3-3 हज़ार कम हुई हैं प्राइस फ़ी बैग की, जो हमारी 40 कॉटन है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि आपकी पहले प्राइस बढ़ी क्यों। 15,000 पे तो नहीं आ सकता बैग, अब कभी भी नहीं आएगा, या फैसल भाई आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। हमारे पास कॉटन की पैदावार कम थी, प्राइस भी ठीक थी, लेकिन हमने कॉटन की जो पैदावार है वो बढ़ा ली, लेकिन उसकी कीमत कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या वजह है, आप इस चीज़ को सोचें। आप सिर्फ ये देखें कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो वाफर हो गई पिछले साल के। हमारी मुल्क की ज़रूरत तो पूरी नहीं करती, 80 लाख बेल, 90 लाख बेल्स भी हो जाएं, नहीं पूरा करती। हमारी अपनी लोकल ज़रूरत 1 करोड़ 14 लाख बेल्स है हमारे मुल्क की। उसके बाद जो ऊपर होगी वो हम बाहर के ममालिक के लिए कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने 30 लाख या 25 लाख बेल्स हमारी ज़्यादा पैदावार हुई, इसके बावजूद कीमतें बढ़ गई। इसमें सिर्फ ये है कि आपकी गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं, आपकी गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं चीज़ों का कि किस चीज़ को किस फील्ड में कैसे मैनेज करना है, कौन सा बंदा वहाँ पे बिठाना है, किसको हमने किसकी ड्यूटी लगानी है कि आप सबसे अहम हमारी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, आप उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करें कि वहाँ पर चीज़ें ख़राब ना हों, वहाँ पे मैनेजमेंट आपकी अगर बेहतर होगी तो आप पूरे मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल। और फैसल, अब बिकॉज इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल पर भी नज़र आती होंगी जो कि मेन स्ट्रीम पर हम नहीं देख पाते। कहाँ पर गवर्नमेंट की मिस्टेक है और क्यों कम्युनिकेशन नहीं है इदारों के दरमियान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान? देखिए, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा एक मैं टच दूंगा। गवर्नमेंट क्योंकि इत्तेहादियों के साथ बनी थी, बहुत ही कमज़ोर गवर्नमेंट थी, इसलिए वो अपने फैसले खुद इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकते। आपको लगता है ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिर्फ इस गवर्नमेंट का है? बिल्कुल इस गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम्स थे। हालांकि देखा जाए तो जैसे खुर्रम शहजाद साहब हमारे MNA हैं फैसलाबाद के, और वो पहले फर्स्ट 10 फैमिलीज में से हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड और एक्सपोर्टर हैं सबसे बड़े। उनको अगर इंगेज किया जाता तो शायद ये पोजीशनें ना होती। ये एक बात हो रही थी, कॉटन की प्रोडक्शन बड़ी है,
एक्चुअल ये बड़ी नहीं है। एक्चुअल देखिए, हम पहले 1,30,00,000 बेल्स पे जाते थे, अब उससे हम बिल्कुल ही 50% आ गए थे। तो थोड़ी सी अगर बड़ी भी है ना, लेकिन उसके अगेंस्ट देखें, हुआ ये है कि तकरीबन 20 लाख स्पिंडल आपका ये पिछले 1 या 1.5 साल में ऐड हुआ है ड्यू टू कोविड में, क्योंकि बांग्लादेश भी बंद था, श्रीलंका भी बंद था। टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्लानिंग ना होने की वजह से कि वो बजाय इसके कि इंडस्ट्री बढ़ाते, अपने आप को कॉस्ट एफिशिएंट कर लेते, वो इस हिसाब से लेके जाते कि हम पूरी दुनिया में जितनी हमारी एक्सपोर्ट है, चले हम अगर इंक्रीज नहीं कर सकते तो उसको स्टेबल कर लें, उसको उसमें सस्टेन रह जाए। वो सस्टेन भी नहीं किया, अब हम दोबारा बैकफुट पे आ गए। हमारी प्राइसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लेबर में हमारा इंक्रीज, क्योंकि महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। इस वजह से हम देखें ना, पेट्रोल को देखी जा रहे हैं हमने, ये तो हमारे सामने ही है कि 2018 में कुकिंग ऑयल जो है या घी जो है, आम एक बेसिक नेसेसिटी में मैं गिनता हूँ इसको, वो 160 पर केजी था, आज वो 470 पर केजी पे चला गया। अब ये जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हमारी जितनी भी आइटम्स हैं, वो प्रायोरिटी पे नहीं रही, वो गरीब आदमी को खाने की पड़ गई है, और वो टेक्सटाइल की तरफ, कपड़े की तरफ कब जाएगा वो? उसको बेसिक चीजें जो है ना, उसकी वही नहीं पूरी हो रही। जो महंगाई है ना हमारे मुल्क में, वो नो डाउट कि दुनिया में भी बड़ी होगी, लेकिन हमारे मुल्क में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई है, जिसकी वजह, और उसकी वजह से, हालांकि पाकिस्तान में जो मैंने देखा अभी तक, टेक्सटाइल वाहद ऐसा सेक्टर है जो है ना, जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लेबर कंज्यूम होती है। अब देखिए ना, आईटी है, वो हमने उसके ऊपर भी नहीं तवज्जो दी। इसके अलावा टेक्सटाइल जो मेरे ख्याल के मुताबिक हब है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, जो लेबर प्रोवाइड कर सकती है, जो रोजगार दे सकती है, उसके ऊपर भी हम अगर प्लान नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल आउट हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है सारे प्रोसेस के अंदर। कॉटन के हवाले से बहुत सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते रहे हैं। फसील, गवर्नमेंट ये जानती है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री, फिर इस पर कुछ काम क्यों नहीं किया जाता? देखें, जैसे पहली ब्रेक में जाने से पहले फैसल भाई ने कहा कि कोई ऐसा बंदा ही टीम में उनकी शामिल नहीं कि जो इस फील्ड को समझता हो। अगर कोई बंदा उनके पास ऐसा होता, जैसे इन्होंने खुर्रम शहजाद साहब का नाम लिया, वो बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल से, वो उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता है, वो खुद सनतकार हैं। अगर ऐसे बंदों को आप अपनी टीम में शामिल करें, तो टीम में तो वो शामिल हैं, लेकिन आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर वो नहीं। आप यकीन करें कि फैसलाबाद के अंदर आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर वो पीटीआई को शुरू में टेक्सटाइल के हवाले से पॉलिसी ना देता वो बंदा, तो आज आपकी टेक्सटाइल जहां पे आज खड़ी है वहां पर भी नहीं होती। वो अब चेयरमैन फेडमिक हैं जफर इकबाल सरवर, उन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी दी थी पीटीआई को, वो बहुत करीब थे इमरान खान के, अभी भी हैं। उन्होंने सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी दी, इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को सहारा मिला, और उनकी पॉलिसी पर जो इंडस्ट्री है उसने बूम हासिल किया। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें कि आपके जो और करीबी लोग थे, उन्होंने चाहा कि हम आके मशवरे करें, उनके अपना कोई ऐसा बिजनेस नहीं के रिलेटेड, वो आके आपके फैसले करने लग जाएं। रज़ाक दाऊद साहब जब से आए हैं, वो खुद इस फील्ड को समझते हैं, करीब हैं टेक्सटाइल के, वो सनतकार हैं, उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए इंडस्ट्री के लिए, और सनतकार उनसे खुश भी नज़र आए हैं। आप ये देखें कि आपका तीसरा बड़ा चैम्बर है फैसलाबाद का, लेकिन आप कोई भी फैसला करते हैं तो आप पूछते नहीं किसी से। दो बड़े से जो चैम्बर्स हैं आप उनको नहीं पूछते, खुद बैठ के कबीना में आप फैसले करते हैं। आप और कुछ ना करें, सिर्फ आपके 3 बड़े चैम्बर्स जो हैं उनके सदूर को ही आप बुला लें, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि उनको इश्यूज का पता है। आप अपने शहर के, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फैसलाबाद के अंदर। हाँ, एंड एसोसिएशंस कितनी सारी एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से कुछ के साथ जरूर मिले हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कुछ बातचीत जरूर हुई है, लेकिन उस तरह से और उस पेस पे नहीं जिस पे इस वक्त हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं हमारे किचन के सेगमेंट के दौरान ज़रूर मेंशन करती हूँ वो ऑफ कोर्स हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपके पैशंस हैं, ड्रीम्स हैं, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें, जिसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट निकालें अपनी डेली रूटीन के अंदर और वॉक करना स्टार्ट करें, नेचर में वक्त गुजारें। ऐसी हॉबीज़ जो कि आपको अच्छा महसूस करवाती हैं उनको दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप करने में दोबारा एक दफ़ा, लेकिन डेफिनेटली जब आप कोई ऐसी चीज़ें करते हैं अपनी डेली रूटीन से हट के जिनसे सिर्फ और सिर्फ आपको खुशी मिलती है, तो एक्चुअली में आपका मूड इंप्रूव होता है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। ऑफकोर्स अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, कोई किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से ओवरऑल फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। एंड ऑफकोर्स कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, जो कि बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप चीज़ें खाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। से जब भी आप कोई मील तैयार कर रहे होते हैं तो चीज़ों को बड़े ध्यान से सिलेक्ट किया करें, क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, लीन प्रोटीन्स और एक बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट के साथ चलें। ऑफकोर्स जंक फूड हर कोई खाना पसंद करता है और सब खाते भी हैं, सिर्फ इतना कर लेना चाहिए कि एक बैलेंस क्रिएट कर लेना चाहिए कि अगर हफ्ते में 1 से 2 दिन आप बाहर से खा रहे हैं तो बाकी दिन आप कोशिश करें कि घर पर आप लाजमी तौर पे खाएं। एंड ऑफ कोर्स किसी भी मील को प्रिपेयर करते हुए कुकिंग ऑयल का इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी आप अपने किसी मील को प्रिपेयर करते हैं तो पहले से सोच लिया करें कि आपने कौन सी रेसिपी का इस्तेमाल करना है, बिकॉज बहुत दफ़ा होता है कि हमारी जो रेसिपी होती है उस पर हम क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी में वैसे ही 4 चांद लग जाते हैं। सलवा बनाने वालों को ये दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर कर इसको तैयार किया जाता है। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों को ये भी दावा है कि पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल इसके अंदर मौजूद है। सलवा बनाने वालों का दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट मिक्सचर इसके अंदर मौजूद है। अगर आपकी कोई रेसिपी, जैसे मैंने कहा कि रेसिपी पहले डिसाइड कर लिया करें और अगर हो सकता हो तो एक दिन पहले डिसाइड कर लिया करें कि क्या चीज़ जो है वो हम कल बनाएंगे, जिससे आपके लिए आसानी होगी, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर होंगे। बेक करना है, ट्रेडिशनल रेसिपी बना रहे हैं और लास्ट में कुकिंग के लिए बड़ी प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो कि फर्स्ट जिस तरह से मैं हूँ कि मेरे अंदर इतनी मौजूद नहीं है। इसे सलवा जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो उससे काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। आप जल्दी से जो भी आपकी रेसिपी है, बेक करना चाह रहे हैं, एयर फ्रायर में बनाना चाह रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि आपकी अम्मी ने आपको बताई कि आपकी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है, उसको आप बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी बनाने में बहुत आसानी आपको मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी न्यूट्रिशन है आपके खाने के अंदर वो आपकी बॉडी के अंदर उस तरह से एब्जॉर्ब भी हो पाए। सलवा बनाने वाले को ये भी दावा है कि ओमेगा भी इसके अंदर मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपकी सेहत, आपकी ओवरऑल डाइजेशन, इम्यूनिटी के लिए ये कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आप मॉडर्न रेसिपी कोई बनाते हैं, एयर फ्रायर के अंदर किसी चीज़ को बनाते हैं, आपको पता है कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अगर आप लगा दें उसके ऊपर, स्प्रेड आउट कर दें, तो उससे बड़े आराम से आपकी डिश जो है वो तैयार हो जाती है। और डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर, डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट तरह से आपको चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेकिंग के अंदर भी और एयर फ्रायर के अंदर भी। जो आप रेसिपीज़ बनाते हैं, अगर आपका टेम्परेचर प्रिसाइज हो वो भी बहुत आसानी आपके लिए पैदा करता है। और अगर आपका फ्लेवर जो आप अपने खाने को देना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको प्रिसीजन मिल रहा हो तो ही आपकी डिश अच्छी बन पाती है। इसे कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ के साथ तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कुकिंग ऑयल के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हों जिसकी वजह से वो प्रिसीजन के साथ आपके टेम्परेचर को एग्जिस्ट करने दे और आपका खाना जो है बड़ा मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा, जिस तरह की भी आप रेसिपी तैयार कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए। इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वेजिटेबल्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली आई थिंक हमेशा बदलते रहना चाहिए चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई नई नई चीज़ें ऐड करती रहनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। स्पेशली अगर बच्चों की बात करते हैं, बहुत जल्दी वो बोर हो जाते हैं और हेल्दी खाने से बच्चे वैसे ही दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी खानों को भी थोड़ा सा मज़ेदार बना दें, आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक जो सिंपल टोस्ट हमारे घर में बनाया जाता है और बचपन में हम सब खाया करते थे, उसको भी अगर आप डिफरेंट शेप्स के अंदर कट आउट कर देते हैं या केचप का इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट सॉसेस का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिएटिव सी चीज़ आप बना देते हैं तो बच्चों के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो बड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनसे एक्चुअली में आपकी जो घर वाले हैं या आपके बच्चे हैं उनके लिए उस चीज़ को खाना जो है वो आसान हो जाता है और उनको इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाता है, इवन तो वही चीज़ होती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होते हैं जो कि हमारी अम्मियाँ भी
जब हम छोटे होते थे तो करती थी, और आई थिंक अब आगे चलते हुए समझ में आता है कि कितना मुश्किल काम होता है बच्चों को सही तरह से अच्छी डाइट के ऊपर रखना। और ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ सब कॉन्टिनेंट की, तो चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, फैमिली के साथ वक्त हो, फ्रेंड्स के साथ वक्त हो, पढ़ाई का टाइम हो या जॉब का वक्त हो, चाय एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे दिन का। और अगर मैं डीएटी के हवाले से बात करूँ तो टॉप क्वालिटी टी लीफ का इस्तेमाल करते हुए पत्ती को बनाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत फाइन होती है। 3 चीज़ें जो कि किसी भी चाय में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि उसका टेक्सचर है, टेस्ट है और साथ ही साथ उसकी खुशबू है। डीएटी बनाने वालों का यह दावा है कि तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। डीएटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी और साथ ही साथ डीएटी दाने वाली, जो कि अगर आप तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीएटी एक्सट्रीम क्वालिटी अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं, मार्केट में आपको दोनों क्वालिटीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी। और डीएटी की तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है जहां पर ग्रेट वैल्यू पैक सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा पत्ती भी मिल रही है, जो कि आपको पता है ऑफकोर्स बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अमेजिंग होता है जब भी आप बचत कर पाते हैं अपनी रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसलिए ये चीज़ जहन में रखते हुए डीएटी की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कि आपकी जो भी बचत है वो भी हो जाए, और साथ ही साथ आपकी जो फेवरेट चाय का ब्रांड है डीएटी, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीएटी बनाने वाले की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि इनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को वो खुद सैम्पल करते हैं टू मेक श्योर कि जो आप तक फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है, आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको तैयार किया गया हो। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस तरह से हम लोग, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर भी एक ट्रेडिशन जो कि हमारे एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट का था वो वहाँ पर शुरू हो गया है, जहाँ पर कैफेज़ के अंदर आपको एक्चुअली में चाय मिल जाती है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज यूजुअली हम बात करते हैं कि किस तरह से हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ग्लोबल ट्रैवल की बात करते हैं और लोग डिफरेंट जगहों पे रह रहे हैं, तो वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को साथ लेकर इन जगहों पर जाते हैं। और जहाँ पर एक तरफ हमें ग्लोबलाइज दुनिया में रहने लगे हैं, वहीं पर डिफरेंट कल्चर्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता होती हुई नजर आ रही। कल हमारा शो भी इसी हवाले से था और हम कल्चर, ट्रेडिशंस और खानों की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स फैसलाबाद शहर की बात हो, पंजाब की बात हो, तो आई थिंक हमारा खाना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है हमारी लाइफ के अंदर और हमारे कल्चर के अंदर। जहाँ पर कल्चर और ट्रेडिशन इतना रिच होता है आपका, वहाँ पर खाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी तो कुछ इस तरह की डिशेस है, स्पेशली अगर हम साग की बात करें, या फिर हम सर्दियों में वैसे ये ज़्यादा डिशेस बनाई जाती हैं, या फिर अगर हम कड़ी की बात करें, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी, आपके घरों में भी बनती होगी। और फिर हमेशा हमारे यहाँ ये भी ट्रेडिशन होता है कि फैमिलीज इकट्ठे बैठ के भी खाती हैं और नेबर्स के साथ हमेशा ज़रूर इस तरह की डिशेस को शेयर किया जाता है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हेल्थ के हवाले से ज़रूर बात करें और डिफरेंट इशूज़, डिफरेंट चीज़ें जो कि शायद हम सबको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, उनके बारे में भी बात करें। एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इवन दो वो कभी कभी मुश्किल होता है जब भी हम ट्रीटमेंट के हवाले से या मेडिकल चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसे कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्रिवेंटिव मेयर्स हम ले सकते हैं उनको टाइम पर लें और अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें। एंड जैसे मैंने पहले कहा कि सेहत है तो सब कुछ है, और बाकी हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है जब आपकी सेहत आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे नहीं रख पाते हैं। इसीलिए सेहत से स्टार्ट करते हैं, सेहत पे बात करेंगे। आज आई केयर की बात करेंगे, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और डिफरेंट मिसाइल जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं अपनी ही गलतियों की वजह से, छोटी छोटी और ऐसी चीज़ें भी जो कि नेचुरली विद एज आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। डॉक्टर सारा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डीएचक्यू में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आई स्पेशलिस्ट भी हैं डीएचक्यू हॉस्पिटल में। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है कि आज स्पेशली आपको ज़रा जल्दी जल्दी आना पड़ा है, इसलिए हम आई केयर के हवाले से बात को शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जाएंगे। आई केयर में सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो कि हम लोग करते हैं? आई के लिहाज से ये कि आजकल जो कि हम लोग जो हमारा लेटेस्ट दौर चल रहा है, जो इंटरनेट का और इसका दौर चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोजर है स्क्रीन का टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डैमेजिंग, स्पेशली आईज़ के लिए, बच्चों के लिए। तो हमारी जो ज़्यादा मिस्टेक्स हम सब बच्चे और मदर्स जो घर में करती हैं कि बच्चे को
रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो चलो जी आईपैड दे दो, मोबाइल दे दें। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है आइस के लिए, क्योंकि इस पे बहुत रिसर्चेज हो चुकी हैं, बहुत काम हुआ है जिस पे उन्होंने प्रूफ किया है कि जो बच्चे नज़दीक का काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनकी दूर की विजन कमज़ोर हो जाती है। तो एक तो इसका बहुत ख्याल करें। उसकी इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपने बच्चे को 15 टू 20 मिनट्स देना है, मैक्सिमम 25 मिनट्स, और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक देनी है। तो दैट इज़ मस्ट। फिर ये होता है कि आपकी जो दूर की विजन की है वो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता बच्चे की दूर की नज़र कमज़ोर है कि नहीं, वो करीब से ही देखता जा रहा है। और फिर बड़े होके फिर उसको होता ये है कि फिर उनको स्क्विंट्स डेवलप हो जाते हैं, फिर एम्ब्लायोपिया हो जाता है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम कर दें तो बहुत से मसले हमारे हल हो जाएंगे। अच्छा, आज की दुनिया में स्क्रीन से दूर रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज चाहे आप सेल फोन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल, या फिर आप कोई और काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क में भी आपको कोविड से बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस और उसकी वजह से बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि अवॉइडेबल नहीं है। क्या कोई प्रिवेंटरी मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं? इसकी रिकमेंडेशंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, उनकी रिकमेंडेशंस यही हैं कि जो भी आप, एक तो बात ये कि यू शुड ब्लिंक। हमने अक्सर देखा है कि आपने देखा है बच्चे जब कार्टून्स देख रहे होते हैं, जब बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे होते हैं, तो हम बच्चों को अक्सर कहते हैं ना कि आंखें तो झपका लो। तो इट्स ट्रू फॉर एवरीवन। हम सब भी जब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल देख रहे हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट, तो ब्लिंक नहीं करते। उससे क्या होता है कि आपकी टीयर फिल्म जो है वो वेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, आपकी ड्राइज हो जाती है आईज। आपने देखा होगा जहाज में लॉन्ग ट्रेवल भी करें उसके बाद भी आंखें बहुत देर तक जागें तो धुंधला सा, फिर आप आंखें मलते हैं, तो हमारी एक टीयर फिल्म होती है, आंख के सामने जो आंसू होते हैं, एक लेयर होती है पतली सी जो कि आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो डिस्टर्ब हो तो आपको ब्लर होता है, फिर आपको रड़क सी होती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपके लिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप तो मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि अपने डेस्क पे, क्योंकि आजकल जैसे आईटी के बहुत पेशेंट्स हैं या जो मतलब जो भी हैं आईटी से रिलेटेड और कंप्यूटर पे वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग है जो भी, तो मैं कहती हूँ आप अपने ना डेस्क पे ना ब्लिंक का वर्ड लिख के लगा लें, ताकि आपको जब नजर पड़े आपको याद रहे। आपने हर 20-25 मिनट बाद ब्रेक देनी है। इट कैन बी ड्रॉर खोल लें, अपने फाइल्स का काम कर लें, कर्टन्स ठीक कर लें। हाँ, आप स्क्रीन से ऑफ होना है आपने, जस्ट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट, यस। आप ऑफ करें और फिर आप दोबारा कर लें, फाइन, लेकिन उससे ऑफ होना जरूरी है। मुझे लगातार देखना है ना, दैट इज नॉट गुड फॉर आइज। और दूसरा है कि फिर उनको टीयर फिल्म स्टेबिलिटी जिनको हो जाए, फिर उनको हम टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं जिनका बहुत ज्यादा काम है, ताकि उनका जितना एक्सपोजर है उस लिहाज से वो कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा, आंखों का टेढ़ापन एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि बच्चों में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या वजह होती है और इसकी अलामत क्या है? इसकी ना कई कॉजेज हैं। कुछ होती हैं जैसे कॉन्जेनिटल होगी, ठीक है, बाकी इसकी जो रीजंस मेनली है ना वो है विजन। वैसे तो और ट्रॉमा भी है और भी रीजंस है, लेकिन जिसकी नज़र कमज़ोर है ना, आप आम जबान में समझ लें कि एक आंख की नज़र कमज़ोर है और एक की ठीक है, तो जो आंख की कमज़ोर है वो लेजी हो जाएगी, वो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। आपके ब्रेन उस आंख से नहीं देख रहा, तो आंख सिर्फ फोकस नहीं है, तो जिस आंख से वो देख रहा है वही आंख उसकी डोमिनेंट है और दूसरी आंख लेजी हो जाएगी। इसको एम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल वो तो एक लेजी आई है ही, लेकिन इसमें टेढ़ापन का भी चांस बढ़ जाता है। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जहाँ से बात जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी बताएं, क्या पूछेंगी? जी, वो ना मैंने पूछना था कि मेरे ना रात को आईज ना एक साइड से रेड हो जाती है और ना अक्सर रात की होती है, और ना आंखों में धुंधलाहट सी महसूस होती है। अच्छा, ये रात के वक्त होता है यूजुअली? जी, अक्सर रात को होता है और एक ही आईज रेड होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपको इसके साथ कोई रड़क, खारिश या पेन तो नहीं होती? कोई खारिश होती हो, कोई रड़क होती हो या दर्द, सिर्फ रेडनेस है? आप आवाज सुन पा रही हैं? बहुत 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 शुक्रिया कॉल करने का, और कॉल ड्रॉप हो गई है साथ में। ओके, अगर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तो सिर्फ माइल्ड रेडनेस है और इट मींस कि या तो इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, और ये जो कह रही हल्की सी रेडनेस है, इनके तो सिर्फ आर्टिफिशियल टीयर्स, कोई भी टीयर्स आर्टिफिशियल बहुत से नामों के आए हुए हैं, टीयर प्लस हैं, टीयर्स नेचुरल 2 हैं, कुछ भी डाल लें, क्योंकि सिर्फ हल्की सी रेडनेस है। बाज़ दफ़ा आप थके हुए बहुत होते हैं, सुबह अर्ली के उठे में रात 12-1 बज गए, तो मदर्स का तो ये स्पेशली होता है। लेकिन अगर उस वक्त पेन है, वाटरिंग हो रही है या डिस्चार्ज है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने अरसे से हो रही है। अगर आप कह रही है 2 दिन से और फिर सुबह उठ के क्या आंख स्टिकी होती है, डिस्चार्ज होते हैं, जिसे कहते हैं गिद्धें, कहते हैं अगर आंख में गिद्धें बनी हुई है, आंख चिपक रही है, तो फिर एंटीबायोटिक की जरूरत है। अगर आम है और पेन भी नहीं है, ना वाटरिंग है, ना डिस्चार्ज, तो इट्स
आपको हो सकता है टीयर्स की बस जरूरत है और आपने और कुछ नहीं करना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं लग रहा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर हम टेढ़ेपन की, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे, इसमें इसका इलाज क्या होता है और क्या पाकिस्तान में ये इलाज मुमकिन है? यस, इसका ये देखिए सबसे जो बेस्ट और आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आ रही हैं वो ये है कि छोटे बच्चों का जब भी आप देखें कि टेढ़ापन आ रहा है, पेरेंट्स को फौरन से उनकी नजर चेक कराएं। मैक्सिमम 70 to 80% ये होता है कि सिर्फ ग्लासेस का नंबर लगने से आंखें सीधी हो जाती हैं, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ परसेंट है जिनको जरूरत पड़ती है। हमारा आम जो लोग समझते हैं कि टेढ़ापन है इसका ऑपरेशन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन के बगैर नहीं ठीक हो, नहीं, आप पहले उसको नजर चेक कराएं। आप सबसे पहले तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसकी नजर चेक कराएं। मैक्सिमम मेजॉरिटी मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स मैंने देखा है कि सिर्फ ग्लासेस लगाने से आंख सीधी हो जाती है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं आप? जी बताएं, क्या पूछेंगे? मैं ना जब भी धूप में जाता हूँ ना, अंधेरे से धूप में जाना, वापसी है ना मेरे आंखों में आके ना अंधेरा छा जाता है। और कितनी देर तक छाता है? 2-4 मिनट में, 5 मिनट में ठीक हो जाता है? नहीं, मैं अगर दुकान पे होता हूँ ना, वापसी जाऊँ ना दुकान से, तो अंदर आऊँ तो फिर ना अंधेरा छा जाता है आगे। तो 5 मिनट तक ठीक हो जाता है या फिर वो रहता है आधा घंटा घंटा? नहीं, 2-4 मिनट के लिए। अच्छा, ये कोई बीमारी नहीं है भाई, ये नॉर्मल, इसको कहते हैं एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन और लाइट एडेप्टेशन। बिल्कुल। हम सब के साथ बहुत शुक्रिया मैं अदा कर देती हूँ हमारे कॉलर का, बिकॉज ऑफ कोर्स ये आई थिंक सबको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो, अगर आपको ज्यादा फोकस को दोबारा डेवलप करना, फिर तो आप जरूर चेक कराएं। आपको हम पहले विजन चेक करेंगे, फिर आपका पीछे से पर्दा देखेंगे कि रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन यूजुअली ये इतना टाइम इज नॉर्मल। आप खुद भी देखें ना, आप धूप से अंधेरे में कमरे में आते हैं तो एक विजुअल नॉर्मल डार्क अडेप्टेशन होती है, ये नॉर्मल फिनोमेना है कि आपकी आईज अडेप्ट करती हैं। हाँ, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, अंधराता है, कि जिनको अंधेरे में नजर नहीं आता, लोग उसके साथ कंफ्यूज करते हैं कहीं हमें वो तो नहीं है। नहीं, उनको क्या होता है कि उनको जो ही शाम होना शुरू होगी ना, उनको कम नजर आना शुरू होगा और फिर उनको साइड से अंधेरा अंधेरा आता है। सेंट्रल विजन ठीक रहती है, साइड से अंधेरा होते होते एंड में टनल विजन रह जाती है। वो उनकी होता ही ये रॉड्स और कॉन्स की वजह होती है ना प्रॉब्लम, हेरिडिटरी डिजीज। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, स्पेशली बहुत सारे लोगों को आई सर्जरी आजकल नजर की कमजोरी की वजह से भी करवानी पड़ती है। उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज हम लोग आई केयर के हवाले से बात कर रहे थे। डिफरेंट चीज़ें जो कि आपकी आंखों को इम्पैक्ट कर सकती हैं इन अ नेगेटिव वे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, स्पेशली कंप्यूटर यूजेज को लेकर और स्क्रीन टाइम के हवाले से। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको बारे में हम बात कर पाए। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, आंखों में कई दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है, कुछ लोगों के ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली और लोगों से। इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या ये कि बीमारी है? हाँ, इसमें ये है कि आपने पहले तो असेस करना है कि पानी नॉर्मल आ रहा है, मतलब साथ को इरिटेशन। बाज़ लोगों को एलर्जीज होती हैं, जिनको एलर्जीज होती हैं उनको सीजनल आता है पानी, पानी भी आएगा लेकिन उनको साथ इरिटेशन होगी, इचिंग भी होगी, ठीक है, वो एक वाटरिंग की अलग कॉज है। इसकी और जो कॉजेज हैं उसमें ये होता है कि आपकी हमारी एक ट्यूब होती है जो आंख से पानी लेके नाक में आती है, ठीक है, इसको नेजोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं। तो बाज़ लोगों के एज के बाद या कुछ लोगों को पहले भी ओल्ड एज में यूजुअली वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। पहले हम करते हैं प्रोबिंग सिरिंजिंग, होता है कि हम सिर्फ सलाई डाल के, हम कहते हैं कि सलाई फेर के देखते हैं, खुल जाए तो खुल जाए, ना खुल जाए तो हमें ये पूरी नाक की हड्डी में थोड़ा सा होल करके पूरी वो पैसेज बनाना पड़ता है। लेकिन वो होता है कि अगर बहुत अरसे से पानी आ रहा है, एक आंख से आ रहा है और आता जा रहा है बगैर किसी और वजह के, वरना इन्फेक्शन हो उसमें पानी आता है, एलर्जीज हो, इस तरह की चीज़ें हो, अगर ऐसी चीज़ें ना हो तो फिर अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए फिर उसका एंड में ये है कि हम सलाई लगाते हैं, प्रोबिंग कराते हैं, सिरिंजिंग, और फिर या फिर हम सर्जरी करते हैं, उसको DCR भी कहते हैं। आंखों के ऊपर धूप का क्या असर होता है? बस धूप का ये असर होता है कि वैसे जनरली आप धूप में जो ज़्यादा रहते हैं उनकी एक्सपोजर में ये है कि आप जो प्रोन होते हैं ना, जैसे विटिलाइगो है या फुलबेरी, या जिनको स्किन प्रोन होती है, सेंसिटिव, उनको स्किन ट्यूमर्स के चांस होते हैं जनरली, जो कहते हैं धूप में। आंखों के लिए होता है कि आप धूप सूरज के अंदर ना देखें ना, क्योंकि इसकी एक जो एंड की होती है ना, सोलर रेटिनोपैथी होती है, उसमें होता है कि जैसे जो काम करते हैं ना टॉर्च का, अक्सर एक आध शॉपकीपर था जो टॉर्च का काम करता था और वो खाम का लेजर बीम अपनी आंख में पता नहीं क्यों डाल के देखता रहता,
तो ये इतनी डैमेजिंग हो सकती है कि उससे उसके रेटिना में एक छोटा सा होल हो गया था, ठीक है। तो उसका जब वो छोटा सा होल हो गया तो वो उससे उस जगह से नहीं देख सकता था, वहां स्कोटोमा हो गया था, यानी कि वो ब्लाइंड स्पॉट बन गया था। तो ये हो सकता है। बाकी स्किन लिड की एलर्जीज हो सकती हैं, रैश हो सकता है, और हाँ बाकी जो जैसे फार्मर्स होते हैं जिनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनका एक होता है आँख के साथ ना एक नखूना जिसे कहते हैं आम जबान में, एक गोश्त का पार्ट सा ऐसे लगता है कि फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ आँख इधर नजर आ रही है, जो कॉर्निया के ऊपर चढ़ रही है, लोग कहते हैं इधर एक झिल्ली सी आई हुई है या गोश्त के कोई पार्ट, तो उसको ट्रीजियम कहते हैं, वो हो जाता है बाज़ लोगों को। तो उसका कोई नहीं, उसकी वैसे तो ड्रॉप्स हैं, अगर अर्ली हो नहीं तो उसकी सर्जरी हो, लोकल में उसकी आप सर्जरी करके उतार देते हैं। लेकिन ये कि जनरली ड्राइनेस बहुत हो जाती है पेशेंट्स को, लोगों को जो बहुत ज़्यादा जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको बहुत होती है, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये कि आप सन ग्लासेस पहने ताकि आपको इतना प्रॉब्लम ना हो, और अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा धूप में जाएं। तो धूप के अंदर लोग धूप कहते हैं हमने सूरज को देखना है, पता नहीं क्या सूरज पे पहुंच तो नहीं जाना, लेकिन बहरहाल सूरज को टॉर्च की और ये जो लेजर बीम्स आजकल आएंगे उनके अंदर नहीं देखना चाहिए, उससे आपके पीछे रेटिनोपैथी हो सकती है, कॉर्निया की टीयर फिल्म खराब हो सकती है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और शौकिया तौर पे बहुत सारे लोग लगाते हैं कलर्ड लेंसेज, आपने देखा ही होगा। हाँ हाँ, उसकी भी इस रात पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बताएं क्या पूछेंगे। हेलो जी जी बताएं क्या पूछेंगे। ऐसा मेरा मतलब ये मेरी आँख थोड़ी हल्की खारिश होती है और थोड़ा जो कपल के ऊपर से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दर्द का रहता है, ये कोई नजर की कमजोरी सी है या कोई और वजह? आप समझ पाए सवाल को? नजर कमजोर है और दोनों आंखों में ही चश्मा नहीं लगा है और नजर चल रही है, एक आंख की नजर कमजोर है आपकी। हाँ तो दर्द रहता है और थोड़ा खारिश भी होती है। अच्छा, खारिश के लिए तो हो सकता है हाँ, और ये कभी जो है ना आप होते हैं थोड़े से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और मेरे ख्याल है उनका सवाल जो है दो चीज़ों से रिलेटेड है, स्पेशली खारिश के हवाले से भी वो पूछ रहे थे, और एक आंख में नजर कमजोर है। देखिए जो नज़र कम है और आवाज़ से लग रहा था कि थोड़ा बड़ी एज के बुजुर्ग हैं, तो आप ज़रूर एक तो पहले हॉस्पिटल चेक कराएं, क्योंकि जो नज़र कम है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे जो कॉमन वजह है वो सफ़ेद मोतिया है, वैसे तो काला मोतिया भी हो सकता है, सफ़ेद भी, लेकिन सफ़ेद ज़्यादा इसका चांस होता है। तो वो ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि उसको हम सर्जरी अर्ली करते हैं, दरमियाना अगर हो जाए, ये नहीं कि बहुत मैच्योर हो जाए और फिर उससे क्या होता है कि फिर आँख का प्रेशर बढ़ सकता है, काला मोतिया भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अगर सफ़ेद मोतिया हो जाए तो उसको टाइमली चेक कराएं। अगर तो विजन बहुत अच्छी है, ग्लासेस के साथ 6/6/9 हो रहा है, फिर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे ठीक नहीं हो रही और काफ़ी थोड़ा मैच्योर हो रहा है तो फिर उसकी सर्जरी करा लें। दूसरी जो खारिश हो रही है उसमें एक तो एलर्जीज भी हो सकती हैं, दूसरा आजकल नहीं वैसे जनरली ना बुजुर्गों में होता है ब्लेफराइटिस, एक होता है कि जो आँख की ये जो जहाँ पे आई लैशेज होती है ना, उनकी बेस पे हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उधर उनकी जो ओपनिंग है ना वो थोड़ी सी स्वॉलन हो जाती है, तो उसकी वजह से ना टीयर सही नहीं बन रहे होते, तो आँख की टीयर फिल्म खराब होती है जिससे खारिश होती है। तो अगर ब्लेफराइटिस वाली चीज़ हो तो उसकी तो दवाइयाँ हैं। मैं आपको इनका नंबर तो आ गया होगा, मैं आपको मैसेज वो लिख दूंगी, वो इनको ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन आके चेक ज़रूर कराएं, कहीं भी जो भी करीबी आपका आई स्पेशलिस्ट है या भी कोई डॉक्टर आंखों का, उसको ज़रूर चेक कराएं कि आंखों में कहीं प्रेशर बढ़ रहा है या मोतिया आ रहा है, ताकि उसको टाइमली ट्रीट किया जाए, ताकि और ना ख़राब हो। जी, और सवाल से पहले हमारे कॉलर से बात करने से पहले मैंने लेंसेज के हवाले से आपसे सवाल किया था, कलरफुल लेंसेज जो कि आई थिंक हर कोई पहनता है, लेकिन अच्छा मैं इसकी एक मिसाल अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ, स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। मिसाल से पहले बताती हूँ कि जो कॉन्टेक्ट लेंस है ना वो कोशिश करनी चाहिए ना पहने, कम पहने। जिनकी नज़र कमज़ोर है वो तो ज़ाहिर है कहते हैं कि अब चलो ठीक है अभी फंक्शंस में पहनना है तो पहन लो, ट्रांसपेरेंट है फाइन, लेकिन जो कॉर्निया है ना आपका, वो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांस कलर्ड लेंस के साथ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट। अच्छा दूसरा मैं जो मिसाल देती हूँ, मेरी एक पेशेंट थी, हमें लाहौर में थी, तो शी वॉज अ यंग पेशेंट, उसकी शादी हुई और उसने कलर्ड लेंस लगाए कहीं एबटाबाद के मानसेरा साइड पे, मुझे याद नहीं है। तो अब उसने क्या किया, अब देखें जो पार्लर्स पे लगाते हैं ना कॉन्टैक्ट लेंस कलर्ड, वो मुझे नहीं पता रीयूज़ होते हैं कितने साफ होते हैं और डिपेंड्स कि आपने किस पार्लर से तैयार हुई हैं। तो उस बेचारी ने लगाया और बारात थी उसकी, शायद पिंडी से कहीं आज़ाद कश्मीर कहीं चली गई। अच्छा जब वो सुबह उठी तो उसकी आंख में बहुत इन्फेक्शन हुई थी, रेड थी या क्या थी। अब वो लोकल डॉक्टर के पास की, जब भी कॉर्निया में इन्फेक्शन हो तो उसकी एंटीबायोटिक से इलाज है, स्टीरॉइड्स नहीं देते। जो लोकल डॉक्टर था उसने उसको स्टीरॉइड्स दे दिए, जो भी आजकल हम आम यूज़ करते हैं। वो बेचारी ज़ाहिर वलीमा था उसका, क्या था, उसकी आंख इतनी ख़राब हो गई
कि 4th डे शायद कि 5th डे वो फिर हमारे पास लाहौर है, तो उसकी आंख को हमें क्लीन करना पड़ा, उसकी विजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो इन्फेक्शन आंख के अंदर जा चुकी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो इससे बचें। अगर बहुत ज़रूरी है कि जी अब कलर से तो मैं पहले ही कहती हूँ अवॉइड करना चाहिए। अगर नज़र के कॉन्टैक्ट लेंस हैं कि चलो हमने लगाने, कभी लगा लें, तो उसकी क्लीनिनेस का बहुत ख्याल करें कि उसको सफाई रखनी है, और पहन के सोना कभी नहीं है, क्योंकि उससे हाइपोक्सिया हो जाता है, कॉर्निया पे वो ऑक्सीजन नहीं जाती। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जरूर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, इस्माइल नगरी बात कर रहा हूँ डैश किचन से। जी जी बताएं। ये मेरा डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि अपना मेरी वाइफ के जो आँख है उस दोनों, पहले एक आँख में वो आम कहते हैं, आम होता है, वो डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने मतलब सब्र करें, उसके बाद ये आँख का आम जो होता है आगे आता है, एक तारा होता है ना आँख का, उसके आगे आ जाता है, तो उसको ये मतलब खिलवाना पड़ेगा। और दूसरी आंख में भी यही मसला हुआ है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे बाबा है, उसकी आंख में मसला तकरीबन उसको 1 साल से ऊपर हो गया है, उसकी आंख मुख्तलिफ दारू जो देते रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें जख्म हो गया था, अभी तक वो आंख ठीक नहीं हो सकी। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और 2 चीज़ों के हवाले से उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने अपने वालिद के हवाले से बात की कि उनकी आंखों का इशू है, और साथ ही साथ आई थिंक उनकी वाइफ के बारे में भी वो बात कर रहे थे। हाँ, एक तो वालिद की बात करते कि आंख में इन्फेक्शन हुई थी या कुछ हुआ था उसका इलाज। देखिए, अगर तो वो कॉर्निया में अल्सर हो जाता है बाज़ दफ़ा ना, जैसे कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, या फिर कोई आप वेजिटेटिव ट्रॉमा कहते हैं, जो कोई लकड़ी या फिर कोई लकड़ी की या पौधे की कोई चीज़ चली जाए, तो उससे इन्फेक्ट अगर तो वो है तो उसका आप उसके लिए यही ड्रॉप्स ही होते हैं बेसिकली, कि आप उसको ड्रॉप्स दें, फोर्टिफाइड मेडिसिन देते हैं हम, बहुत अच्छी और बेहतरीन वाली एंटीबायोटिक्स दें ताकि वो कंट्रोल हो जाए। अब वो मुझे मालूम नहीं है कि अब वो अगर 1 साल से है, तो अगर वो कंट्रोल हो चुका है, अभी पेन नहीं है, सिर्फ ये कि सफ़ेदी और नज़र नहीं आ रहा, तो उसका तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, और हमारे इधर अलाइड में होता है, और हमारे यहाँ पे डोनर भी है और डोनर बैंक भी है, और हम रेगुलर हर हफ्ते कर रहे हैं। तो आप वहाँ आके अपने आप को दिखाएं, रजिस्टर करें। अगर तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट वाली कंडीशन है, मतलब कॉर्निया सेटल हो चुका है, इन्फेक्शन ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हम उसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उससे विजन बहुत अच्छी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतना मसला नहीं होता। जो दूसरा वाइफ का क्या बता रहे थे कि उनकी भी आई थिंक आंखों का कोई, हाँ, वो कह रहे थे कि कोई झिल्ली सी नजर आती है या कोई, उसको अगर आप मैं जो समझी हूँ, अगर वो आप कह रहे हैं, तो वो फ्लोटर्स होते हैं। फ्लोटर्स हम सबको कहीं ना कहीं नजर आते हैं। होता ये कि आप जब देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि ग्रे सा कोई स्पॉट सा, कोई धागा सा, कोई चीज ऐसे मूव करती हुई नजर आ रही है। होता ये है कि हमारी आंख के पीछे एक झिल्ली होती है जिसको हम विट्रस कहते हैं। एज के साथ वो जो विट्रस है वो जेली लाइक होती है, वो कंडेंस हो जाती है। तो उस कंडेंस होकर जो प्रोटीन्स होती है ना, वो इकट्ठी होकर ऐसे थ्रेड लाइक होती हैं, उनका शेडो कास्ट करता है रेटिना के ऊपर, और वो आपको नजर आता है ऐसे। तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना परेशानी की बात है। उसको इग्नोर करेंगे तो नहीं नजर आएगा, जितना गौर करेंगे आएगा। लेकिन अगर पेशेंट को अचानक नजर आना शुरू हो जाए और इसके साथ फ्लैशेस ऑफ लाइट या चमकारा नजर आए, फिर फौरन आपने अपना पर्दा चेक करना। बिल्कुल, एंड आई थिंक हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स और जो बीमारियां आंखों की स्पेशली होती हैं उनके बारे में हम बात कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और इतनी अच्छी एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।